Exercise 13.1, we are going to start with the first question. Hours and charges are to be written, and what we see whether they are forming the direct proportion in the parking time or not. Direct proportion form कर रहे हैं वो के नहीं, ठीक है? चलिए, so direct proportion के लिए we have to check their division. हमें division check करनी होती है. कैसे? 4/60, 1/15, ठीक है? कटिंग करके 8/100, 2/25. वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आपका मतलब जैसे सेकंड पे ही नॉट इक्वल आ गया तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप कर लो, लिख दो कि दे आर नॉट इक्वल. 12/140 कटिंग की हमने इसकी, थ्री बाय 35, 24/180, सीधा मैंने काटा इसको 12 के टेबल पे. अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं, अब सीधा लिखो दैट 4/60 नॉट इक्वल टू 8/100, नॉट इक्वल टू 12/140, नॉट इक्वल टू 24/180. ये सारी की सारी आपस में इक्वल नहीं है, और जब सारी की सारी आपस में इक्वल ही नहीं है, we can't say that they are in direct proportion, right? So this implies लास्ट वाली लाइन लिख दो. दिस इंप्लाइज पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, not in direct proportion to parking time. Parking charges are not in direct proportion to parking time. वैसे तो अगर एक भी किसी की इक्वल ना आए, अगर मान लो चार में से 3 इक्वल होती है और 5 की इक्वल नहीं होती, तब भी हमने कहना था दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, तब भी डायरेक्ट. ये कर लो सारा, वैसे कई बार के टीचर्स कह देते हैं कि बच्चे ने सारा नहीं सॉल्व किया. ठीक है, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Parts of red pigment and then parts of base. अभी बताते हैं. क्वेश्चन देखो पहले, व्हाट द क्वेश्चन इज. लेट अस रीड आउट द स्टेटमेंट. The statement is a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of the base. Red pigment के 1 part और 8 part of the base लेते हुए एक मिक्सचर बनाया गया. In the following table, find the parts of the base that are needed to be added. देखो जरा ध्यान से, जो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है, फर्स्ट जो लाइन है, दैट मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट ऑफ बेस, यानी कि ये जो लाइन है, दिस लाइन विल टेल यू दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. क्योंकि जब डायरेक्ट प्रपोर्शन होती है तो उसमें एक हिस्सा पहली कैटेगरी में से, कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा दूसरी कैटेगरी में से हमारे पास आता है. ठीक है, सो
क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है ना कि कुछ पार्ट इसमें से लेके कुछ पार्ट इसमें से लिया गया, तो दे विल बी इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन। रेशो में ले रहा है ना, एक मिनट, देखो इसमें से 1 पार्ट लिया, दूसरे का 8 लिया, ठीक है। अब आगे देखो, फर्स्ट का पार्ट बढ़ा, 4 आ गया, 3 इंक्रीज हुआ, इसका इंक्रीज हुआ फिर से 3, 7 आ गया, फिर 3 इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद 5 इंक्रीज हुआ। चलो एनी हाउ, यहाँ पे 5 इंक्रीज हुआ और यहाँ पे ये वाला इंक्रीज तो हमने देखना ही नहीं है कि सेम होना चाहिए, इस इंक्रीज ये इंक्रीज मैटर नहीं करता कि सेम होना चाहिए, बट इसमें जो इंक्रीज हो रहा है तो नेचुरली जब ये 1 था ये 8 था, ये स्मॉल था ये बिगर था, ठीक है। जैसे जैसे इसमें इंक्रीज होगा पार्ट्स ऑफ बेसिस में भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन वन वेरिएबल implies an increase in another variable, that means it is a case of direct proportion। ये डायरेक्ट proportion का केस है। कितने स्टूडेंट्स हैं? एट्थ डी ने पता नहीं कब स्कूल आना है, बाकी क्लासेस में 40 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसमें 20, फिर वही 20 25 बच्चे, 33 23 है। यस, देखो जरा ध्यान से, जैसे जैसे पिगामेंट्स के पार्ट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे बेस पार्ट की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो यू विल राइट as the parts of red pigment will increase, the parts of base will also be increased. As the parts of red pigment will increase, the parts of base will also be increased. जैसे जैसे रेड पिगमेंट के पार्ट्स इंक्रीज होंगे बेस के पार्ट्स भी इंक्रीज होंगे। सो दिस इंप्लाइज दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये क्वेश्चन आप ये लाइंस लिखे बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है, ये लाइंस आपको लिखनी पड़ेगी। दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब यहाँ पे हमने जो है वेरिएबल्स लिख देने हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज आपने निकालनी ना, इनको लेट कर लो, लेट इट बी एक्स वाई जेड यू, ब्लैंक्स में आप एक्स वाई जेड यू लिख दो टेबल में, ठीक है। अब ये सारे डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, इसका मतलब आप किसी दो को डिवाइड करोगे वो अगले दो के क्या होगा, इक्वल होगा। चलो पहले दो को डिवाइड करें, 1/8 इज इक्वल टू 4/x, 1/8 इज इक्वल टू 4/x। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालो, x इज 32, ठीक है, पहली ब्लैंक में 32 आएगा। अब फिर से फर्स्ट वाली को थर्ड वाले के साथ कंपेयर कर लो, बिकॉज ऑल आर इक्वल, डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो देयरफॉर करते हैं 1/8 इज 7/y, क्रॉस मल्टीप्लाई y is equal to 56, third 1/8 12/z, z is equal to 96। you take u वाला term, 1/8 20/u, u is equal to 160। आपका टेस्ट डेट ट्यूसडे है ना वैसे,
राइट है। ठीक हो गया, ठीक होगी बात। हाँ जी जब जी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैम मेरा डाउट है कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। बच्चे देखो, जैसे जैसे पार्ट्स ऑफ, जैसे इसकी प्रपोर्शन में ही बेस को उसने ज्यादा ले लिया, पार्ट रेड पिगामेंट का कम है तो बेस का ज्यादा है, अकॉर्डिंगली जैसे जैसे रेड पिगामेंट्स इंक्रीज होंगे आपको बेस भी इंक्रीज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दैट्स व्हाई इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। इज इट ओके? ओके मैम। चलिए, यू भी आ गया आपका। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इन क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टेटमेंट को उसने मोल्ड किया सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। इन क्वेश्चन नंबर 2, if one part of red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment will mix with 1800 ml of base? अब देखो ये क्वेश्चन दो तरह से हो गए, मुझे बताओ कि आप बॉक्स वाले मेथड से करना चाहते हो कि स्टेटमेंट वाले मेथड से? Part of red pigment एक तो रेड पिगामेंट्स की बात हो रही है, दूसरी पार्ट ऑफ बेस। पार्ट ऑफ रेड पिगामेंट एंड पार्ट ऑफ बेस। अभी बताती हूँ, पहले लिख लो। पार्ट ऑफ रेड पिगामेंट एंड पार्ट ऑफ बेस। अगर रेड पिगामेंट 1 है तो बेस कितना रिक्वायर्ड है? 75 ml. If red pigment is having one part, then base required is 75 ml. But parts of red pigment will be mixed if the base part is 1800 ml. ये आपको टेबल बनाना पड़ेगा अगर आपने टेबल के थ्रू करना है। क्या टेबल वाला इजी, इसलिए मैं टेबल बनवा रही हूँ। टेबल में आपको बस दो चीजें ढूंढनी होगी कि क्वेश्चन में कौन सी दो चीजों की बात हो रही है। एक तो बात हो रही थी रेड पिगामेंट्स की, दूसरी बात हो रही है बेस की। ठीक है, तो आपने रेड पिगामेंट की जगह पे रेड पिगामेंट को लिखा, उसके अकॉर्डिंगली बेस कितना था वो लिखा, फिर बेस कितना है वो लिखा, और रेड पिगामेंट हमने एक्स लेट कर लिया। अब एक चीज, ये यहाँ पे 1 पार्ट पे इतनी है, अगले पार्ट पे बढ़ रही है ना, तो मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। आप सीधा लिखो, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। नहीं, आप सीधा भी लिख सकते हो। डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो क्या होता है, डिवीजन इक्वल होगी, इसका मतलब इन दोनों की डिवीजन इक्वल टू इन दोनों की डिवीजन। 1/x इज इक्वल टू 75/1800। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1800 को उधर ले जाओ, x इंटू 75 आता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने लीनियर इक्वेशन में किया। 1800 x को अपने पास रखो, मल्टीप्लाई वाला 75 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड किया, कितना आया? सो आफ्टर डिवाइडिंग you will get x to be 22.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a machine in a soft drink factory, section, look at your book, machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? देखो पहले ध्यान से, दो चीजें हैं आपके पास, क्या क्या? नंबर ऑफ बॉटल्स एंड नंबर ऑफ आवर्स। तो पहले आप हेडिंग बना लो, नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ आवर्स। सबसे पहले बॉटल्स का नंबर अगर 840 है, देन फैक्ट्री इज टेकिंग 6 hours to pack this. If bottles number is 840, factory is taking 6 hours to pack them. How many bottles will be packed in 5 hours? अगर hours 5 हो जाएं तो bottles कितनी होंगी? अब देखो, नेचुरली जब टाइम कम हुआ तो बॉटल्स का नंबर जो पैक होगा वो भी क्या आएगा? कम हो जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, देखो जैसे अगर मैं आवर्स कम कर दूं, मतलब कम टाइम में मैं काम करना शुरू कर दूं, तो नेचुरली काम भी तो कम ही होएगा। आवर्स घटा दिए, अगर फैक्ट्री में 2 घंटे के लिए काम होता था तो प्रोडक्ट कितनी थी, मतलब 6 घंटे के लिए काम होता था तो प्रोडक्ट कितनी थी। अगर फैक्ट्री कम आवर्स के लिए खुलेगी तो प्रोडक्ट भी कम ही होगी। कोरोना में तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लोगों ने आधे आधा दिन अपने काम खोले तो उनको कितनी प्रोडक्ट कम हुई। तो जितना टाइम कम होता जाएगा उतना प्रोडक्शन भी कम होता जाएगा, यानी कि डिक्रीज इन वन इंप्लाइज डिक्रीज इन अनदर। सो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम कैसे करते थे? 840 अपॉन एक्स, 6 अपॉन 5, 5 को इधर ले आओ और एक्स को उधर ले जाओ। एट 40 इंटू 5, 6 इंटू एक्स, 840 into 5 over 6 is equal to x. देखो टाइम कम हुआ तो नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस भी कम होएगी। 6 आवर्स में 840 थी तो 5 आवर्स में कितनी होएगी? 700. Time decrease, production will also be decreased. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. नंबर ऑफ टाइम्स enlarged, एक तो ये दिया हुआ है हमें, एंड सेकेंड इज लेंथ ऑफ
बैक्टीरिया, पहले तो ये दो चीजें ढूंढनी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप ढूंढते हो। दो वेरिएबल्स कैसे ढूंढोगे, एक तो एनलार्ज कितने टाइम्स हुआ एंड सेकेंडली लेंथ ऑफ बैक्टीरिया क्या हुई। ठीक है, तो दो खाने बना लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, when the bacteria is 50,000 enlarged, the length in 10 is 5 centimeters. Now we are to enlarge the bacteria 20,000 times and attain the length. Naturally, जब हम किसी चीज की एनलार्जमेंट कम करेंगे तो उसकी लेंथ भी कम ही होगी। ठीक है ना, तो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, दिस ओवर दिस डिवीजन इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, डिवीजन इक्वल हो जाती है। दैट मीन्स 50,000 ओवर 20,000 5 अपॉन x। यहाँ पे कटिंग कर दो, 5 अपॉन 2 इज 5 अपॉन x। दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस। ये क्या, एक कैटेगरी कंपेयर होगी, डिवीजन एनलार्जमेंट की एक साइड पे होगी, लेंथ की एक साइड पे होगी नहीं। तो क्या फिर दूसरी तरह से करना पड़ेगा। हाँ, वो रो मेथड होएगा, हम कॉलम मेथड कर रहे हैं। ठीक है, x को उधर ले जाओ एंड 2 को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने। 5x इज इक्वल टू 10, बच्चे नोट इट डाउन साइड बाय साइड। x इज इक्वल टू 10 by 5 एंड दैट इज 2 सेंटीमीटर। हाँ, कहाँ पूछी एक्चुअली? अच्छा, एक वो रह गया, चलो इसको करो, वो एक्चुअल लेंथ भी करवाती हूँ। हमें एक्चुअल लेंथ भी बतानी है ना। एक्चुअल लेंथ मींस 1 सेंटीमीटर लेंथ पे उसका कितना एनलार्जमेंट होएगी, है ना। चलिए 10⁻⁻⁴ आएगा। देखो, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू, जो लेंथ हमारी आई है, मैं इसको यूनिटी मेथड से करवाती हूँ, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो, जब 5000 टाइम एनलार्ज था, देन व्हाट वाज द लेंथ? 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ मींस कि जब उसकी बिल्कुल एनलार्जमेंट नहीं थी, वो 1 टाइम ही एनलार्ज था। ठीक है, एक्चुअल लेंथ तब आएगी। सो व्हेन 1 टाइम्स एनलार्ज्ड, then length is equal to 5 over 50,000। तो 50,000 over 5 क्यों आएगा? 1 over 10,000 आएगा। क्या कह रहे हो? हाँ, नेगेटिव में आएगी, नीचे जाएगी। देखो लिसन, अगर इतनी एनलार्जमेंट थी तब उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। हम 1 यूनिट को स्टैंडर्ड लेते हैं, मतलब जब वो 1 सेंटीमीटर का था, एक्चुअल लेंथ का था, मतलब जब उसकी एनलार्जमेंट 1 सेंटीमीटर है, मतलब बिल्कुल कोई एनलार्जमेंट नहीं हमने की, जैसा था वैसा ही एनलार्जमेंट है, जब वैसी ही पिक्चर है। ज्यादा से कम में जा रहे हैं, यूनिटरी मेथड में ज्यादा से कम में क्या होता है? डिवाइड। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, you will get 1 over 10⁻⁴ minus हो गई exponent and powers. Bacteria can't be 10,000 centimeter length.
ना, स्मॉल इज साइज, एक्चुअल लेंथ ऐसे निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन, in a model of a ship, एक शिप का मॉडल है, देखो क्या कह रहे हैं, in a model of a ship the mast is 9 centimeter high while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long in the model ship? देखो ध्यान से, मास्ट जो होता है, जो ऊपर की तरफ शिप का हिस्सा लगा होता है, उसको we call it to be mast, ठीक है। ऊपर की तरफ शिप जो उभरी होती है, मास्ट उसको बोलते हैं, यू नो बेटर। तो यहाँ पे दो चीजें हमारे पास कौन कौन सी हैं, हाइट ऑफ मास्ट, लेंथ ऑफ शिप। हाँ जी, the two things that are variable in this question is, first is height of mast, second is length of ship, height of mast and length of ship। उसने क्या किया, शिप का एक मॉडल तैयार किया। जैसे कि आप देखते हो कि आप किसी मार्केट में आप जाते हो, आप कहते हो कि मुझे, किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हो, आप कहते हो मुझे घर बनाना है, वो आपको मॉडल दिखाता है घर के, छोटा सा घर दिखाता है आप, पर इतना छोटा बनता है, थोड़ा घर तो बड़ा बनता है। सो इसी तरह से जो मॉडल शिप है उसमें 9 सेंटीमीटर हाई है मास्ट, और एक्चुअल शिप का कितना है, इधर सेंटीमीटर है, हाँ मैं अभी करते हैं, पहले लिख लो। मॉडल शिप का मास 9 सेंटीमीटर हाई है, while the mast of the actual ship is 12 meter high. Length of the ship is 28 meter. How long is the model ship? मॉडल ये एक मिनट याद रखना, ये हम कर रहे हैं 9 सेंटीमीटर किसका था, मॉडल शिप का, है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने हाइट ऑफ मास्ट ली मॉडल शिप की, कितनी है, 9 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप दैट इज 12 मीटर। अब वो कहता है कि अगर शिप की लेंथ, एक्चुअल शिप की लेंथ जो है वो 28 मीटर है, शिप जहां पे लिखा उसको आप एक्चुअल शिप ही यूज करोगे, एक्चुअल शिप की लेंथ अगर 28 मीटर है, then what will be the length of model ship? देखो बेटे उधर चले जाओ नमन, देखो अगर मास्ट की हाइट इंक्रीज हुई है तो शिप की लेंथ भी इंक्रीज होएगी, दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। क्योंकि ये एक्चुअल शिप के बारे में बात कर रहा है कि एक्चुअल शिप का मास्ट 12 मीटर है और लेंथ 28 है। We'll continue tomorrow.